दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं अच्छे से अच्छी वीडियो शेयर आपके करना लिए ला न सकूं। भूलें। फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियन। सुबह नाश्ते में खाली फीडबैक खाते हैं चैंपियंस। द बेस्ट वे टू लुक बैक इज टू गेट द फीडबैक। ये इंपॉर्टेंट चीज है। 81st स्ट्रैटेजी एनपीएस इज लॉयल्टी स्कोर। अब आपको फीडबैक को ट्रैक करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट वे कौन सा है फीडबैक लेने का, वो है ये वाली स्ट्रैटेजी की एनपीएस का मतलब है नेट प्रमोटर स्कोर। 3 प्रकार के कस्टमर आपको मिलेंगे, एक जो आपके पूरी तरह अगेंस्ट है, एक जो आपको लेके न्यूट्रल है, और एक जो आपका प्रमोटर या आपका एडवोकेट बन जाता है, हर जगह आपकी तारीफ करता है। जब आप फीडबैक लेते हो तो उसका एक और तरीका जो इस स्ट्रैटेजी में समझिए आप, कि अगर आप रेटिंग लें कि हाउ लाइकली आर यू टू रेकमेंड दिस प्रोडक्ट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, आप इस प्रोडक्ट को कितना रेकमेंड करोगे। मेरी ग्रोथ आज तक कोई टीवी पे ऐड करके नहीं हुई है, किसी और प्रकार के ऐड से नहीं हुई है, रेकमेंडेशन के माध्यम से हुई है। आपको भी पूछना चाहिए, हमारे जैसे लोग वीडियो शेयर करते हैं, ऐसे ही लोग रेकमेंड करते हैं प्रोडक्ट को। अगर कोई आपको 9 या 10 रेटिंग दे देता है, 10 में से 10 नंबर, 10 में से 9 देता है, वो आपका प्रमोटर है, वो जिंदगी भर आपको प्रमोट करेगा। कोई आपको 7 या 8 की रेटिंग देता है, इसका मतलब वो न्यूट्रल है, वो ना तो आपको प्रमोट करेगा ना आपकी बुराई करेगा। लेकिन कोई आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर, 6 नंबर दे देता है, तो वो आपकी भयंकर भरपूर बुराई करेगा, आपके ब्रांड को डैमेज करेगा। इसको निकालने का तरीका क्या, प्रमोटर में से डिट्रैक्टर माइनस कर लो 100 के अंदर। यानी कि अपने 100 कस्टमर से पूछा, 100 में से लगभग 60 ने आपको बोला प्रमोट करेंगे, 9 या 10 रेटिंग दिया। 40 ने आपको बोला कि नहीं जी नहीं, हम तो आपसे खुश नहीं है। जो न्यूट्रल है उनको मैं मान नहीं रहा, क्योंकि वो तो न्यूट्रल है। तो इसका 60 माइनस 40 का मतलब हो गया 20, आपका नेट प्रमोटर स्कोर हो गया। नेट प्रमोटर स्कोर एक, जैसे बिहार के अंदर चावल, साउथ इंडिया में चावल एक स्टेपल फूड है जी। नॉर्थ इंडिया में आलू के पराठे पंजाबी खाते हैं, वो स्टेपल फूड है। इसी तरह अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का स्टेपल फूड क्या है, फीडबैक फॉर्म, कस्टमर फीडबैक सर्वेज। इससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपका रिटेंशन रेट कैसा रहने वाला है, कस्टमर कितना रिटेन होगा। जितना अच्छा एनपीएस है, उतनी ज्यादा आपका सेल और मार्केटिंग का आरओआई अपने आप आ जाएगा। ये सबसे एक्यूरेट मेथोडोलॉजी है। सारे 5 स्टार होटल्स में, अगर आप बड़े 5 स्टार होटल में देखोगे तो उनके जो होता है फ्रंट ऑफिस, जो फ्रंट डेस्क होता है उनका, रिसेप्शन, उसके ऊपर उनका 8.7, 8.2, 9.1 ऐसा लिखा रहता है। वो एनपीएस का स्कोर है, कितने लोग उनको रेकमेंड कर रहे हैं। ये सिंपल है, यूनिवर्सल है, हर बिजनेस इसको इंप्लीमेंट कर सकता है। अग्रवाल पैकर मूवर्स ने इसको बहुत इस्तेमाल किया। उन्होंने देखा कि अपने एम्प्लॉयज को सिखाया चप्पल उतारना है, हाथ धोना है, ये सब फीडबैक के बेसिस पे उन्होंने किया। सामान शिफ्ट करते वक्त उन्होंने देखा कि मंदिर है, मंदिर को कैसे लेके जाना है, मंदिर को सबसे पहले उठा के पैक करना है, और जब आपका वापस शिफ्ट करते हैं तो सबसे पहले उतारना है उसको, ताकि हाथ धो के चप्पल उतार के ये काम खत्म कर लें, बाकी चप्पल पहन के उसके बाद बाकी सारे काम कर लें। सो उन्होंने साइजेबल डिस्टेंस रखा है, महिलाओं से अपने आप को दूर रखा है। ये सब कैसे किया उन्होंने, ये सब फीडबैक के दम पे किया। कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी भी आजकल फीडबैक के दम पे हो रही है। मैकडॉनल्ड्स, स्विगी, डोमिनोज, अमेजॉन, बिग बास्केट, ये सब कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी की तैयारी कर रहे हैं। मेरा एक क्लाइंट है जिसको बोलते हैं ब्लेस वन हेल्थ केयर कंपनी, इसने भी इसी की तैयारी करी। इसने कहा कि भाई कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी हो रही है, तो लोगों को मदद करने के लिए, ब्रांड्स को मदद करने के लिए, इंडिविजुअल्स को मदद करने के लिए मैं सारे प्रोटेक्शन एसेंशियल जो चाहिए इस समय कोविड-19 में, चाहे वो मास्क है, बच्चों का मास्क है, 20 रुपए से 200 रुपए की रेंज इन्होंने बनाई, क्योंकि ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है। WHO अप्रूव चीजें चाहिए होती हैं, सैनिटाइजर, डिसइंफेक्टेंट चाहिए होता है आपको। ये ब्लेस वन कंपनी इस समय बड़ी अपॉर्चुनिटी को देख करके बहुत बड़ा इसने जो है ग्रोथ लिया है। सेल्फ सैनिटाइजेशन किट बना दिया इन्होंने, हाइजीन, इम्यूनिटी को देखते हुए, तो ये भी अब अपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर भी बना रहे हैं। बहरहाल मैं अपनी 82nd स्ट्रैटेजी पे जाऊंगा, ग्रीवेंस मैनेजमेंट, क्योंकि कस्टमर सर्विस चल रहा है। कस्टमर अगर नाराज हो ही गया है तो अब क्या करें। जो नाराज हो गया उसको पार्टनर कैसे बनाए, उससे थोड़ा बातचीत चालू करिए। नाराज कस्टमर की बातों को डिलीट करने की जगह उसको सुनना शुरू करिए, और जो भी सोल्यूशन ले उस सोल्यूशन को डिसाइड करके सोल्यूशन उसको बता दें। अगर वो नाराज हो गया, उसको कुछ वापस दे, गिव हिम समथिंग बैक। उसको अगले परचेज पे कुछ डिस्काउंट दे दो, नेक्स्ट बिल पे। उसको कोई गिफ्ट वाउचर दे सकते हो अपने ही प्रोडक्ट का। उसको कुछ एडिशनल, देखिए एक बात, बड़ी छोटी सी एडिशनल कॉस्ट आती है आपको, लेकिन आपका कस्टमर आपका रह जाएगा, हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। तो आप अपने आप को उसके जूतों में डालिए, पुट योरसेल्फ इन देयर शूज, उनकी तरह सोचिए वो कैसा महसूस कर रहे हैं। बट रूल क्या है, इफ यू कांट सॉल्व इट, फाइंड समवन हु कैन सॉल्व इट। बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है ये। कंप्लेंट्स को रिकॉर्ड करिए, उनके साथ में फीडबैक कॉल्स उनको अरेंज करिए कि दोबारा फीडबैक लें, इसको बोलते हैं क्विक फॉलोअप कॉल। उनसे उसके स्कोर को मॉनिटर करें, सीरियसली लें इसको।
तभी आप अपने बिजनेस को लंबा चला पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, आगे दौड़ पीछे छोड़। ये ऐसा होगा कि जैसे छन्नी में पानी भर रहे हो, ऊपर से पानी तो डाल रहे हो, नीचे से निकल रहा है, जो ये कस्टमर नाराज हो रहा है। सो कॉस्ट ऑफ रिटेंशन इज ऑलवेज लोअर देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। नया कस्टमर लाना महंगा पड़ता है। फॉलो अप करिए, ये बड़ा क्रिटिकल है। और आप इस स्कोर बोर्ड को मैनेज करिए। पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो, बट दे नो हाउ मच यू केयर। लोगों को इस बात की परवाह नहीं है कि आपको जानकारी कितनी है, पर वो जानकारी रखते हैं कि आपको उनकी परवाह कितनी है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा होगा, बात बन जाएगी। 83rd स्ट्रैटेजी, फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बारी हम नहीं समझ पाते हैं। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन आपकी बड़ी होगी, अगर छोटी है तो भी सीखिए, और बड़ी है तो बहुत जरूरी इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? आपको ऐसा कुछ करना चाहिए कि कस्टमर एक प्रॉब्लम के लिए बार बार फोन ना करे। कस्टमर की इस सर्विस परफॉर्मेंस के मैट्रिक्स को मेजर आपको करना चाहिए। जितना हायर आपका एफसीआर रेट होगा, फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन का मतलब क्या होगा? पहली कॉल में प्रॉब्लम सॉल्व। फोन किया, पहली कॉल में प्रॉब्लम सॉल्व। जितना ज्यादा आपका फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन अच्छा होगा, उतने ज्यादा आपके सेटिस्फाइड कस्टमर होंगे, उतना आपका लॉयल्टी स्कोर बढ़ेगा, और उतने ज्यादा आपको ज्यादा सेल मिलेगी उन्हीं कस्टमर से। देखिए, कंप्लेंट्स, जो कंपनी ने इस एफसीआर रेट को मेजर किया है, मेरी बात सुनिएगा, एक साल तक जिसने मेजर किया है, उनका रेवेन्यू 35% ऐसे ही ग्रो कर गया है, खाली फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन को हैंडल करके। फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि खाली आप उसको फोन पे मेजर करें। इसका मतलब ये है कि आप उसको चैट पे आ रही है, चैटबॉट पे आ रही है, वेबसाइट पे आ रही है, सोशल मीडिया पे आ रही है, ये सब पे आपको मेजर करना पड़ेगा। आप एक अलर्ट और कॉल बैक सिस्टम डालिए। ये बेसिक टेक्नोलॉजीज है, कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है। कहीं भी वेंडर मिल रहे हैं, इसके सबके वेंडर मिल रहे हैं। आपको नहीं आता है, नहीं मालूम, इसका मतलब ये थोड़ी आप कर नहीं सकते। आपको कुछ नहीं करना होता है, वेंडर आएगा, सब सिखा के जाएगा। सारे टच पॉइंट पे आप एफसीआर इंप्लीमेंट करिए, फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन लेवरेज करिए इसको, ताकि आप नए पॉलिसी और नए गोल्स बना सकें। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप कॉमन इश्यूज इसमें से आइडेंटिफाई कर लो, आसान हो जाएगी आपकी लाइफ। इश्यूज दैट कैन बी, देखिए, जो इश्यूज बार बार आते हैं वो कॉमन इश्यूज हैं, और उनको अगर आपने कॉमन मान लिया तो आप उसको जल्दी रिजॉल्व कर पाओगे, अपनी टीम को ट्रेनिंग दे करके, उनको एजुकेट करके, ताकि कॉल ट्रांसफर भी ना करनी पड़े। किसी और डिपार्टमेंट की बात है, उसकी भी ट्रेनिंग दे दो, उसको भी वो खुद ही सॉल्व कर दे। ये नहीं इस डिपार्टमेंट में बात कर लीजिए, इस डिपार्टमेंट में बात कर लीजिए, उसी डिपार्टमेंट में बात करके खत्म करिए, और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन दो अपने कस्टमर को। ऐसा नहीं कि आपने उसको बोला सर 30 सेकंड वेट करिए और आप 5 मिनट तक वेट करा रहे हो। ये नहीं कि आप उसको बोल रहे हैं आपको कल तक रिजॉल्व कर देंगे और आप एक हफ्ते तक जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इससे क्या है ना, इससे आपका कस्टमर नाराज हो जाता है। सो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जितनी भी टोटल कॉल्स आपकी आई है, उसमें से कितनी कॉल्स आपकी फर्स्ट टाइम में रिजॉल्व हो गई, वो डिवाइड कर लो, उससे पता चल जाएगा। भाई, आपको टोटल कॉल आई 10,000, पहली बार में रिजॉल्व कर दिया आपने 1,000, यानी कि 10% का आपका रेट चल रहा है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने कर दिया। सो यू नेवर गेट अ सेकंड चांस टू मेक योर फर्स्ट इंप्रेशन। 84th स्ट्रैटेजी, टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम मतलब कोई भी प्रॉब्लम आती है, कितनी जल्दी आप उस पर वापस जाके रिस्पॉन्ड करते हैं। वापस रिस्पॉन्स कितनी जल्दी करते हैं कि इस एफिशिएंसी से जितना ज्यादा टर्न अराउंड टाइम आपका इंप्रूव कर जाएगा, उतनी जल्दी कस्टमर की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर देंगे। पहले क्या था, पहली कॉल में सॉल्व कर दें, फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन। फर्स्ट कॉल में नहीं कर पा रहे तो टर्न अराउंड टाइम बहुत फास्ट रखिए। रफली 45% कस्टम कंज्यूमर्स विल रिजेक्ट योर प्रोडक्ट अगर उनके कंसर्न्स को जल्दी समय से एड्रेस नहीं किया गया। जितना रिड्यूस कर दोगे इस वेटिंग टाइम को हर कस्टमर इंटरेक्शन पे, उतना अच्छा होगा। जैसे कि आपने 2 घंटे के अंदर ही आपने फोन उठा लिया, इसको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। 2 घंटे में ही फोन उठा लिया। एवरेज होल्ड टाइम को आप अपना कम करें, जितना कम से कम होल्ड करा सकें। ईमेल पे रिस्पॉन्ड करना हो तो 24 घंटे के अंदर करें, सेम डे करें। आपको ट्रेंड मैन पावर देनी है, उनको नॉलेज कॉम्पिटेंस आपको देनी है, ताकि आप इसे कर सकें। कीपिंग क्वेरीज अनरिजॉल्व्ड फॉर लॉन्ग इज सुसाइडल। बहुत दिन तक अगर कस्टमर आपका दुखी और आप सॉल्व नहीं कर रहे, ये सुसाइड के समान है। आप अपनी टीम को इंसेंटिव दे सकते हैं, अगर वो नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ नॉट मीटिंग टाइमलाइंस उनको समझा दीजिए कि बॉस, तेरा ये KRA है, तेरा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी है, कि अगर तूने ये टाइमलाइंस को मीट नहीं किया, 24 घंटे में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी, तो मैं तेरा इंसेंटिव नहीं दूंगा तुझको। और अपनी टीम्स को सारा इन्फॉर्मेशन का एक्सेस दे दो, ताकि वो फोन कॉल पे एक ही बारी में रिजॉल्व कर दें। ये नहीं कि फिर वो इन्फॉर्मेशन ढूंढने में लग रहे हैं और उससे भी कस्टमर इंपेशेंट हो जाता है। वैसे बड़ा बिलियन वीक के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, इसके लिए तैयारी कर लीजिए। और एक बात और, यहाँ से जो आपने हटाया ध्यान, हो जाएगा आपका नुकसान। ऐसा कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है, यहाँ से हटाया ध्यान, हो जाएगा आपका नुकसान। कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी, ये 10वीं स्ट्रैटेजी है, और इसमें 85th स्ट्रैटेजी, 10वें बकेट में 85th स्ट्रैटेजी इंडस्ट्री एसोसिएशन।
हर बिजनेस के अंदर इंडस्ट्री एसोसिएशन है। 2,500 से ज्यादा बड़ी एसोसिएशन हमारे देश में आज चल रही हैं। ट्रेड एंड इंडस्ट्री की है, प्रोफेशन और प्रोफेशनल फील्ड में है, प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरर्स के लिए एसोसिएशन है, ज्वाइन करिए इनको। कम्युनिटी सोशल कॉज के लिए भी होती है, सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी होती है। जैसे ट्रेड और एसोसिएशन चैम्बर्स में क्या है, एसोचैम है, CII है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, ऐसे ही फिक्की भी काम करता है इस पे, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पंजाब हरियाणा दिल्ली चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अब तो पूरे इंडिया के लिए कर रहे हैं वो। इसी तरह से FIO भी है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। FIO के जो मैनेजिंग डायरेक्टर, जो डायरेक्टर जनरल हैं, वो हमारे साथ प्रोफेसर भी हैं, एक्सपोर्ट सिखाते हैं आपको। इसी तरह से NASSCOM कर रहा है जो IT और BPO सेक्टर में, SME चैम्बर ऑफ इंडिया है, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स भी है। सेक्टर वाइज भी आजकल बहुत एसोसिएशन हो गई है, जैसे कि ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज है, CM है, वो ऑटोमोबाइल के लिए काम करती है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग भी है, मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है। इसके अलावा ACMA है, वो भी ऑटोमोटिव के लिए काम करती है। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन है, वो बैंक के लिए करते हैं। IRDA है, वो रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इंश्योरेंस की। SEBI है, म्यूचुअल फंड की भी AMF है। अगर याद करूं तो COAI भी है, एक एसोसिएशन है जो सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। इसके अलावा हैंडसेट अगर मोबाइल का बेचते हैं तो एमरा आपके साथ अच्छा काम करती है, ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन। बहुत सारी एसोसिएशन है। FEMA काम करती है, वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स की एसोसिएशन है। ट्राई है, जैसे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। केमिकल्स मैन्युफैक्चरर्स की भी एसोसिएशन है, ड्रग मैन्युफैक्चरर्स की एसोसिएशन है। ऐसे HAI है, शुगर मिल वालों की एसोसिएशन है, बिल्डर्स की एसोसिएशन है, रिटेलर्स की है। मैं जितने याद कर सकता हूं मैंने फटाफट बताया आपको, पर बेनिफिट इसके बहुत हैं। आप नेटवर्किंग कर सकते हो, वहां पे आपको सर्टिफिकेशन और क्रेडिबिलिटी मिल जाती है, आपको नई रिसर्च का पता चलता है, बहुत ट्रेनिंग एजुकेशन आपको मिल जाती है। ज्वाइन करो एसोसिएशंस को, वहां से आपको सेल्स के लिए नई लीड्स मिलेंगी, आप ग्रुप परचेजिंग का फायदा उठा सकते हो, आपको नए आइडियाज मिलते हैं जहां से आप रेवेन्यू जनरेट करते हो, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी है, आपको बिजनेस कम्युनिटी की आवाज के बारे में समझ में आता है, उनकी वॉइस समझ में आती है, आप लीडरशिप पोजीशंस के लिए लोगों को आप हायर कर सकते हो, वहां से नई इंफॉर्मेशन मिलती है आपको, और खुद की एसोसिएशन भी बना सकते हो अगर बेस्ट प्रैक्टिसेस सीख ली तो। 86 स्ट्रैटेजी जनरेटिंग पैसिव इनकम, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है अगर आपके बिजनेस में आप पैसिव इनकम ला सको। देखिए एक बात बताते हैं, एम्प्लॉयमेंट, सेल्स और एम्प्लॉय विद इंसेंटिव एक्टिव इनकम है, इसमें बहुत मेहनत करते हैं तभी कमाई होती है। लेकिन आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो थोड़ा अच्छा है, बिजनेस ओनर बन जाता है वो थोड़ा पैसिव की तरफ मूव करता है। सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल बहुत पैसिव हो जाता है। बिजनेस आप ओन तो कर रहे हैं लेकिन मैनेज कोई और कर रहा है, कंप्लीटली पैसिव। आप आराम कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, आप सो रहे हैं तो भी पैसा आ रहा है, और अगर रॉयल्टी ओवरराइट्स मिल रहे हैं वो कंप्लीटली पैसिव है। आपको पैसिव इनकम लाने के लिए आपको 6 प्रश्नों का उत्तर आपके पास होना चाहिए। पहला, कि क्या आपका बिजनेस मॉडल में आपको इमीडिएट कैश फ्लो मिल रहा है या बहुत देर से मिलेगा। इमीडिएट मिल रहा है तो पैसे में मदद करेगा। क्या आपके बिजनेस में रेगुलर कैश फ्लो आने वाला है। तीसरा, क्या आपके बिजनेस में बहुत लंबे समय तक सस्टेन्ड कैश फ्लो आएगा। चौथा, चलो सस्टेन तो आ रहा है लेकिन क्या आगे चल के इंक्रीज करेगा, आगे खत्म हो जाएगा। पांचवा, क्या आपको इसमें अपना टाइम देना पड़ रहा है, और छठा, क्या आपको वहां बैठना पड़ता है। अगर ये 6 क्वेश्चंस में आप ज्यादा अपने आप को अच्छी रेटिंग दे पाए तो आप पैसिव इनकम की तरफ मूव कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन एक बड़ा अच्छा मॉडल है। स्ट्रीमिंग के ऊपर कई पोर्टल्स आ गए जैसे हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, वूट है, अमेजॉन प्राइम है। ये लोग क्या है, इन्होंने कंटेंट कोई और बना रहा है और कंटेंट कोई और कंज्यूम कर रहा है, ये पैसिव इनकम है। आपको स्ट्रीमिंग के कारण आपको सब्सक्राइबर पैसा देता रहता है। SaaS बेस्ड मॉडल होते हैं, सॉफ्टवेयर एज सर्विस जो होता है, एडोबी, माइक्रोसॉफ्ट, सेल्सफोर्स.com, या ARPU मॉडल हैं कि मंथली रेवेन्यू कैसे लेंगे। एयरटेल, जियो, वोडाफोन ये करते हैं इसके ऊपर। या फिर कंटेंट के मॉडल हैं जैसे बायजूस, एडुकार्ट, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल या बड़ा business.com। सो ये कई सारे मॉडल हैं। आप अपनी सर्विस को सोचो कि आप उसको उसमें रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हो क्या। जैसे अमेजॉन क्लाउड है, गूगल क्लाउड है, ये रेंटल इनकम जनरेट करते हैं। फ्रीलांसर्स भी पैसिव इनकम आगे चल के बिल्ड कर सकते हैं, बस उनको ये देखना है कि उनको रिपीटेबल सिस्टम बनाना है और रेप्लिकेट करना है बाकी कस्टमर्स के साथ में। बात बड़ी सरल है। इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल हैव टू वर्क अंटिल यू डाई। वॉरेन बफे ऐसा कहते हैं, अगर आप सोते वक्त पैसा नहीं कमा रहे तो जिंदगी भर काम करोगे आप, और काम करते करते ही मरोगे आप। टी हार्वेकर का भी यही कहना है कि यू बिकम फाइनेंशियली फ्री व्हेन योर पैसिव इनकम एक्सीड्स योर एक्सपेंसेस। 87th स्ट्रैटेजी, कंपटीशन को भी समझना जरूरी है, उसका भी एनालिसिस करिए। उसके अंदर आपको 6 बातें जाननी जरूरी है कंपटीशन के बारे में। पहला, कि कंपटीशन है कौन। दूसरा, वो क्या प्रोडक्ट बेच रहा है। तीसरा, उसकी सेल्स की टैक्टिक क्या है। सेल्स टैक्टिक मतलब वो किस चैनल से माल बेचता है। चौथा, उसको रिजल्ट क्या मिल रहा है। रिजल्ट मतलब उसको रेवेन्यू कैसा आ रहा है। पांचवा, आपका कॉम्पिटिटर की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है, मतलब वो किस स्कीम, किस प्राइसिंग पे माल बेच रहा है। और छठा, कि कस्टमर का उसके साथ एंगेजमेंट लेवल कैसा है, कस्टमर कितना पसंद कर रहा है, कस्टमर उसके साथ टिक रहा है या छूट रहा है। जब ये 6 चीजें समझ जाएंगे तो आप उसके बाद वैसे और भी इंपॉर्टेंट 2-3 बातें समझ सकते हैं कि जैसे उसके प्रमोशनल कंटेंट को पहचानो कि प्रमोशन कैसे कर रहा है, और उसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस को भी आप समझ सकते हो कि वो कैसी है। तो बेसिकली 6 नहीं 8 बातें हो जाती हैं। और
और फाइनली एक चीज और है, आप स्वॉट एनालिसिस भी करो अपना और कॉम्पिटिटर का। स्वॉट एनालिसिस के बारे में पूरा वीडियो दिया है हमने ईएई में, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। आपने हमारा कोर्स अगर नहीं खरीदा है तो बिग बिलियन वीक के बारे में पता करते हुए ले लीजिए। ये एक ही हफ्ते के लिए स्कीम है आपके पास, 6 कर दिया, सॉरी 7। तो रियल सोल्यूशन क्या है कि कॉम्पिटिटर की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करो। हाँ, कॉम्पिटिटर की जो प्रॉब्लम कस्टमर के साथ आ रही है वो रिजॉल्व करो, कस्टमर कॉम्पिटिटर को छोड़ के आपके पास आ जाएगा। द वीकनेस ऑफ एन एनिमी इज द अपॉर्चुनिटी ऑफ योर स्ट्रेंथ। क्या मतलब हुआ? अपॉर्चुनिटी ऑफ योर ओन स्ट्रेंथ, यानी कि अगर कस्टमर की कोई वीकनेस है तो वहीं पे आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। कहते हैं जैक वेल्च के बाय और बरी द कंपटीशन। या तो कंपटीशन को खरीद लो, उसको अपने साथ मिला लो, या उसको खत्म कर दो। अपनी कंपनी को इतना बड़ा कर दो कि कंपटीशन के पास कोई जाए नहीं। 88th स्ट्रैटेजी, कॉन्टैक्ट सेंटर टू स्केल द सेल्स। ऐसे समझिए कि अगर आपकी कंपनी छोटी है तो 2-3 लोगों का कॉल सेंटर बनाओ, थोड़ी बड़ी हो रही है, मिड साइज हो रही है, 10-20 लोगों का कॉल सेंटर बनाओ, ज्यादा बड़ी हो गई है तो 50-100 के बाद आपको खुद ही समझ आ जाएगा कितने का कॉल सेंटर आपको बनाना है। कॉन्टैक्ट सेंटर या कॉल सेंटर मतलब ये वो सेल्स के लोग होते हैं जो फोन कॉल्स पे बात करते हैं या चैटबॉट्स पे बात करते हैं। कॉल सेंटर 2 प्रकार के हैं, इनबाउंड कॉल सेंटर या आउटबाउंड कॉल सेंटर। इनबाउंड मतलब फोन आता है, आउटबाउंड मतलब आप खुद फोन करते हैं। अपना सबसे पहले क्या करिए, डिटरमिन करिए कैसा कॉल सेंटर चाहिए। दूसरा, अपना बिजनेस प्लान बनाइए कि आपको कितने पीरियड के लिए चाहिए, क्या प्रोजेक्टेड सेल्स आप इनसे निकाल सकते हैं, क्या मार्केटिंग एक्टिविटीज आप इनके साथ करेंगे, कितना एक्सपेंसेस, क्या इक्विपमेंट चाहिए आपको, क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। मैं समझा देता हूं आपको। कैलकुलेट करिए तीसरा कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आपको चाहिए, 2, 5, 7 से शुरू कर सकते हो आप। और डिसाइड करो कि कॉल सेंटर आपका कहां पे लोकेट होना चाहिए। मैंने जो अपना कॉल सेंटर शुरू किया तो 3 लोगों से किया था, एक मैनेजर और 3 एग्जीक्यूटिव। विकास सिंघा थे और साथ में एमएन नीलम मनीषा थी। और उसके बाद आज हमारा बहुत बड़ा हो गया कॉन्टैक्ट सेंटर। आज तो बहुत लोग हैं, देश भर में सैकड़ों लोग हमारे कॉन्टैक्ट सेंटर पे करते हैं। सो डिसाइड करिए लोकेशन क्या रखेंगे इसके लिए। आप अगर सस्ता कॉल सेंटर बनाना चाहते हैं तो दिल्ली मुंबई के बाहर रखिए, और अगर बड़ा अंग्रेजी टाइप कॉल सेंटर बनाना है तो दिल्ली एनसीआर या मुंबई सबअर्बन में रखिए आप। और क्यों, ये इस पर डिपेंड करता है क्या स्किल रिक्वायर्ड है आपको। डोमेस्टिक में आपको थोड़ी चीपर मैन पावर भी चल जाती है। हायरिंग और ट्रेनिंग आपको पहले से करके रखनी है, ये बड़ी तैयारी है। अपना कल्चर अच्छा रखिए कॉल सेंटर में। टूल्स पहचानिए आपको क्या क्या टूल्स चाहिए, जैसे डायलर चाहिए ताकि आप ऑटोमेटिकली डायल कर सको, कॉल कॉन्फ्रेंसिंग आपको चाहिए, रियल टाइम रिपोर्टिंग आपके सारी की सारी आ जाए, प्रिडिक्टिव डायलर भी आता है। पीआरआई लाइन क्या होती है, जिससे बीच में एक देवी जी बोलती है नमस्कार, आप लाइन पे हैं या होल्ड पे हैं। सीआरएम सिस्टम भी आप उसमें चाहिए होगा आपको, कॉल रिकॉर्डिंग रखिएगा। ये सब कुछ महंगा नहीं है आजकल, सब 100-200 रुपए महीना, कोचिंग 2000 रुपए महीना, 500 रुपए महीना पे आती है। एक विस्पर कोचिंग भी आता है, क्षमा चाहता हूँ थोड़ा जर्क है लाइफ के अंदर। विस्पर कोचिंग क्या होता है कि एक एग्जीक्यूटिव बात कर रहा है और दूसरा कान में लगा रखा है, और उसका मेंटर उससे बात करते करते दूसरे कान के अंदर ईयरफोन में बता रहा है ऐसा मत इसको ऐसा बोलो, ऐसा मत इसका ऐसा बोलो। क्योंकि कॉल बार्जिंग फैसिलिटी होती है तो वो दूसरा वाला मेंटर भी मेंटी की सारी कॉल बैठ करके सुन सकता है। ये कुछ भी महंगा नहीं है, मत सोचिए इसके बारे में। कॉल सेंटर से आप बहुत माल बेच सकते हैं, अपना बहुत सर्विसेज बेच सकते हैं। इसको बड़ा करिए, इंटरैक्टिव वीडियो भी ले सकते हैं हम, इंटेलिजेंट कॉल बैक सिस्टम आता है, ऑटोमेटिक कॉल डिस्ट्रीब्यूटर भी होता है कि फोन आई तो कौन खाली बैठा है उसके पास में कॉल चली जाएगी। जैसे हमारे पास में 250 लाइंस हैं, और 250 लाइंस में जो भी कस्टमर एग्जीक्यूटिव हमारा खाली बैठा हुआ है, जब भी आप फ़ोन करते हैं 9810544443 तो उसके पास फ़ोन चला जाता है जो खाली बैठा है। इसके अलावा IVR ले सकते हैं आप, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स जो रहता है। देखिए इसके बड़े बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट क्या है कि आपका कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट इंप्रूव करता है, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। आपको पता चल जाता है कि उसने 8 घंटे की शिफ्ट में कितने घंटे काम किया है। आपको पता चल जाता है कौन इस समय कॉल पे नहीं खाली बैठा है। आपको पता चल जाता है कि ये अटेंटिव है कि नहीं है कॉल पे, उसकी अटेंशन भी बढ़ जाती है, कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। डेटा आपका पूरा एनहांस हो जाता है, डेटा प्रोटेक्टेड आपका रहता है, आपकी सेल्स बढ़ती है, पूरा बिजनेस आप मैनेज कर सकते हैं, कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा होता है, सिक्योरिटी बढ़ जाती है। आप ज़्यादा कॉल फ्लो आए तो उसको भी मैनेज कर सकते हैं, कोई डिजास्टर हो जाए तो सारा डेटा रिकवर हो जाता है। स्पेशलाइज तरह की कोई कॉल्स हैं या कोई आप रात की भी कॉल्स है तो वो भी मैनेज हो जाती है। आपका टाइम बेसिकली सेव होता है, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बढ़ती है, गुडविल आपका बढ़ता है, कॉल क्वालिटी आपकी इंप्रूव करते हैं। आप कंटिन्यूसली अपनी टीम को अपडेट कर सकते हो, कॉल को आप एनालाइज कर सकते हो और 24 घंटे ये चला सकते हैं। मैं चाहता नहीं कि आप बिल्कुल भूले बड़ा बिलियन वीक के बारे में, क्योंकि ये तो चीज़ें आती नहीं है ना, केवल 1 हफ्ते के लिए आती है, और ये तो वैसे भी सबके लिए ओपन नहीं है। बड़ा बिलियन वीक खाली आप ही लोग के लिए ओपन है
जिसने बीच में मेरा से वेबिनार ज्वाइन किया है, बड़ा बिलियन वीक, ये 1 हफ्ते का ऐसा स्कीम हमने दिया है, इसके बारे में इसको बोलते हैं हम 1 खरीदो साथ में 10 फ्री मिलेंगे। 1 के पैसे पे 11 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, 11 वर्कशॉप्स दे दिया। अगर आज अपनी लर्निंग पे ध्यान, तभी कहलाओगे व्यापार जगत के विद्वान। इसका कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं, मेरे साथ बने रहिए। 89th स्ट्रैटेजी, शॉप एंड शॉप। शॉप एंड शॉप बड़ा अच्छा मॉडल है। जैसे हॉस्पिटल्स के अंदर सबवे, सागर रत्ना, कैफे कॉफी डे, एटीएम्स ने एक शॉप के अंदर अपनी शॉप लगाई, यानी कि हॉस्पिटल में अपनी दुकान खोली। डी मार्ट, फ्यूचर रिटेल और शॉपर स्टॉप भी ऐसा करते हैं कि अपनी दुकान के अंदर दूसरों को छोटी छोटी जगह दे देते हैं, उनसे किराया लेते हैं और वो अपना माल बेचते हैं। ये कॉलेजेस, एयरपोर्ट, मॉल और कॉर्पोरेट्स में शुरू किया था बरिस्टा ने, मैकडॉनल्ड्स ने, पिज्जा हट ने, केएफसी ने। यानी कि कॉलेज एक बड़ी शॉप है, उसके अंदर अपनी शॉप लगा दी। एयरपोर्ट एक बड़ी शॉप है, उसमें अपनी शॉप लगा दी। इससे उनका ट्रैफिक हमारे को मिल जाता है। 90th स्ट्रैटेजी, एग्रीगेटर मॉडल। एग्रीगेटर मॉडल का मतलब क्या है? जीव जीवस्य जीवनम। इसका अर्थ है जब एक जीव दूसरे जीव के जीवन पे उसका खुद का जीवन निर्भर करता हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसको प्लेटफॉर्म बोलते हैं, प्रोजेक्ट नहीं बोलते। एप्पल, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब ने प्रोजेक्ट प्लेटफॉर्म बनाया है। यानी कि खरीदता कोई है, बेचता कोई है। आप जानते हैं iOS है, ये भी एक प्लेटफॉर्म है। इसमें अनकनेक्टेड लोग आपस में आके कनेक्ट हो जाते हैं, मल्टी साइडेड ट्रांजैक्शन होती है। ये एक प्लेटफॉर्म है, इसको बोलते हैं एग्रीगेटर। एग्रीगेटर बेसिकली बनता कैसे है? आप इसको समझो जैसे कि उबर है, ओयो है, स्विगी है, ओला है, या फिर अर्बन कंपनी जो पहले अर्बन क्लैब कहलाई जाती थी, नौकरी.com है। ये क्या एग्रीगेटर है? कैसे बनते हैं? इसको बेसिक 3 स्टेप में आप समझो, 2 स्टेप में। पहले ये समझते हैं कि फ्रीडम टू चूज स्पेसिफिकेशन आ जाती है कस्टमर के पास में कि उसे क्या खरीदना है, कितना खरीदना है। एग्रीगेटर मॉडल पे आप एक बड़ा कस्टमर बेस लेके आते हो, लेकिन आपको समझना है आप कैसे कर सकते हो। इसको कुछ स्टेप में आसानी से समझ लीजिए। एग्रीगेटर जो है वो पहले किसके पास जाता है? जिसके पास गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उसके पास जाता है कि आप अपना माल मेरे प्लेटफॉर्म पे बेचो। मेरा नाम है फ्लिपकार्ट, आप सब माल बेचना चाहते हो, मेरे प्लेटफॉर्म पे बेचो, मैं आपको कस्टमर दूंगा। तो जाता है उसके पास, उसको लेकर के आता है। एग्रीगेटर को बोलता है मैं तुमको कस्टमर दूंगा। तीसरे स्टेप में क्या कहता है कि सर्विस प्रोवाइडर और अब जो एग्रीगेटर है, दोनों पार्टनर हो गए। अब अगर दोनों पार्टनर हैं तो अब एग्रीगेटर क्या करेगा? यानी कि फ्लिपकार्ट अब वो जाएगा, अपनी एडवर्टाइजमेंट करेगा, अपनी ब्रांडिंग करेगा, बहुत सारे कस्टमर ले आएगा। तो जो बेचने वाला था उसको भी लेके आया, जो खरीदने वाला था उसको भी लेके आया। अब कस्टमर खूब सारी परचेज कर रहा है एग्रीगेटर के पास, क्योंकि कस्टमर को एक ही जगह पे सारे ब्रांड मिल जाते हैं, सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं, सारी प्राइस रेंज मिल जाती है। और इससे क्या हो गया? जो पार्टनर आया था, जो अपना माल बेचता है गुड्स एंड सर्विस, उसकी कमाई हो गई, उसकी सेल्स हो गई। जो कस्टमर आया था उसको बढ़िया अपने रेट पे प्रोडक्ट मिल गया। और एग्रीगेटर जो बीच में है उसको बेचने वाले से कमीशन मिल जाता है, क्योंकि मैं आपका माल बेचने में आपकी मदद कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं एग्रीगेटर मॉडल। इसके बारे में सोचिए, ये बहुत बड़ी पैसिव इनकम जनरेट करता है। दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकूं।